हेलो फ्रेंड्स, अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। अगर आप DSSB या EMRS का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए PYQ सीरीज चल रही है जनरल अवेयरनेस की। सारे पेपर में आपका जनरल अवेयरनेस का आता है, किसी में 10 नंबर का आता है, किसी में 20 का आता है। तो यही हम कर रहे हैं, जितने भी PYQs हैं वो सारे हम डेली 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम के वो 10 नंबर पक्के हो सके। ठीक है, तो हमने क्या किया था, DSSB का एक एग्जाम लिया था बुक बाइंडर का, जो 14/8/2024 को हुआ था, रिसेंट में ही हुआ है। तो ये DSSB का एग्जाम है। तो इसके PYQs हम देख रहे थे, 10 क्वेश्चन हम देख चुके थे। आज 11 से 20 तक के क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन इसमें आए थे। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फैक्चुअल है, बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें क्या है, भारत के अग्रणी खेल प्रबंधक कॉलेज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मतलब IISM ने मार्च 2024 में देश में खेल मनोविज्ञान पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की। अब देखिए, खेल मनोविज्ञान पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च हो रही है, इस वजह से इसका क्वेश्चन आया था। और इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था मुग्धा बारवे के द्वारा। ठीक है, तो किताब का नाम क्या है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो अगर किताब का नाम है तो आपको ये नहीं पढ़ना है, यहां पे पढ़ना है साइकोलॉजिकल गेमिंग, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, द विनिंग फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, गेम साइकोलॉजी या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो इसमें नाम था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। ठीक है, इसमें क्या क्या था, अगर देखें IIM के द्वारा मार्च 2024 में इसे लॉन्च किया गया था, मुग्धा बारवे ने किया था, और किताब का नाम क्या था? खेल मनोविज्ञान। ठीक है, और इसके लेखक कौन थे? मुग्धा बारवे थे। तो यही चीजें आपको याद रखनी है, कुछ और नहीं याद रखना है। तो क्वेश्चन क्यों आया था? इस वजह से आया था क्योंकि पहली पुस्तक थी, ये लॉन्च की गई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर करंट अफेयर में आपको देखने को मिलते हैं तो वो आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, ये तो रिपीट नहीं होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में 8 अनुसूची भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 344 वन में, और भारतीय संविधान देखिए ये गलत लिख गया है, इसमें यह पूछा गया है, मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि जिसका उल्लेख है, जो 8वीं अनुसूची है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 344 वन में किया गया है, तो ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद है 352 में है क्या, 350 में है, 351 में है या 353 में है? तो यही हमें देखना है। तो बात करें, अगर विस्तृत जानकारी की बात करें इसमें, तो जो अनुच्छेद 351 है ये क्या कहता है? ये कहता है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो अनुच्छेद 351 कह रहा है जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उनसे प्रावधान किससे रिलेटेड है? वो है अनुच्छेद 351 से। और इसमें मिलीजुली संस्कृति के अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रचार और प्रसार किया जाए, ये कहता है अनुच्छेद 351। और इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या है? अगर बात करें हिंदी भाषा के विकास के लिए और भारतीय भाषाओं के प्रचलित रूपों और शैलियों का उपयोग करना, इसके साथ साथ संस्कृत और 8वीं सूची में उल्लेखित भाषाओं को प्राप्त शब्दों का प्रयोग भी सम्मिलित करना है। तो दोनों चीजें हो गई, हिंदी भाषा हो गई और संस्कृत के साथ साथ 8 भाषाएं हो गई। अगर बात करें अनुच्छेद 352 की, तो अनुच्छेद 352 तो भाषा से रिलेटेड ही नहीं है, ये आपातकाल के बारे में बात करता है। तो आपातकाल, ठीक है, 352 आपातकाल। 350 की बात करें तो ये भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में बात करता है, भाषाई अल्पसंख्यक। तो ये भाषाई अल्पसंख्यक से 51 का हमने बता दिया। 51 में क्या दिया हुआ है? 8वीं अनुसूची से हिंदी और संस्कृत के साथ साथ 8वीं अनुसूची का भी प्रावधान है। ठीक है, 53 की अगर बात करें तो ये भी आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत है, लेकिन इसमें संसद की विधायी शक्तियां दी गई हैं, संसद की विधायी शक्तियां ठीक है, लेकिन कब? आपातकालीन प्रावधानों में, आपातकालीन प्रावधानों में। तो अब समझ में आ गया आपको, चारों आपको समझ में आ गए कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या दिया हुआ है। आंसर क्या है इसका? आंसर है आपका अनुच्छेद 351, जिसमें 8वीं अनुसूची के साथ साथ दिया हुआ है। तो इसे मैं करेक्ट करके आपको दे दूंगा, जब आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें ये करेक्ट कर दूंगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन क्या है? आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभा सीटों के उपचुनावों में हिमाचल प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था? तो इसमें ऑप्शन है मिशन 414, मिशन वोट बूस्ट 346,
चुनाव जागरूकता मिशन 289, वोट टर्नआउट मिशन 550। तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। दो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हो गए। तो इसका आंसर भी मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, मिशन 414 इसका आंसर था। अब देखिए 2024 का पेपर था और 2024 में ही आम चुनाव हुए थे। तो इस वजह से अगर आम चुनाव होने वाले हैं, जैसे अभी दिल्ली में होने वाले हैं, तो दिल्ली में इस तरह की कोई भी अभियान आया तो वो अभियान आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद कहीं और भी चुनाव हो तो उस जगह पर आपको अभियान याद करने हैं। अब समझ में आया कि आपको करना क्या है। तो अभी करंट अफेयर में ये पढ़ना है। इसका आंसर और भी डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। इस तरह का क्वेश्चन अब नहीं आएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं आएगा। बात करते हैं 14वां क्वेश्चन की। रैयतवारी जो प्रसिद्ध भू राजस्व प्रणाली थी, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो एक एक करके हम बात करते हैं, इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में क्या क्या देखेंगे हम। पहले बात करेंगे जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनके बारे में बात करेंगे। पहली है हमारी रैयतवारी व्यवस्था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रैयतवारी प्रणाली, इसमें क्या था, इसकी अगर शुरुआत की बात करें, ठीक है, डेट की बात करें तो शुरुआत इसकी हुई थी 1820 में, 1820 का डेकेड में, ठीक है, 1820 के डेकेड में हुआ था। इसके प्रस्तावक कौन थे, प्रस्तावक सबका इसी तरीके से देखेंगे, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ये सब आपको याद करना है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आ चुका है और इसी से रिलेटेड अब जैसे थॉमस मुनरो का नाम पूछा जा सकता है, कैप्टन रीड का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी रैयतवारी व्यवस्था की। किसान जो थे, किसानों को पहले तो रैयत कहा जाता है, किसान क्या कहा जाता है, रैयत कहा जाता है। तो किसानों के लिए ही जो व्यवस्था थी, किसानों को भूमि का मालिक माना गया था इसमें, और उन्हें से सीधे राजस्व की वसूली की जा रही थी। बिचौलिए के कई कॉन्सेप्ट नहीं था यहां पर जो व्यक्ति थे वो डायरेक्ट किसान से ही भू राजस्व की वसूली कर रहे थे, ठीक है। इसमें जमींदार की कोई भूमिका नहीं थी, जमींदार की पूरी भूमिका को समाप्त कर दिया गया था, रैयतवाड़ी प्रणाली। अब कार्यकाल देखते हैं, कार्यकाल किसका चल रहा था, कार्यकाल का किसका था, यह था लॉर्ड हेस्टिंग्स का, हेस्टिंग्स का, ठीक है। और क्या कार्यकाल था इसका, 1813 से लेके 1823 था, ठीक है। एक बार डेट चेक कर लेना, 1813 से 1823 था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में इसे लागू किया गया था। तो ये इससे तो आंसर मिल गया आपका। अगर जैसे आंसर की बात करें तो ये किसके कार्यकाल में शुरू गई थी, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में शुरू की गई थी। अब बात करते हैं अगर दूसरी व्यवस्था की, तो दूसरी व्यवस्था कौन सी थी, दूसरी व्यवस्था थी आपकी महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। अब इसमें क्या किया गया था, शुरुआत कब थी, शुरुआत डेट देखते हैं। शुरुआत इसकी थी 1822 से 1833, ठीक है, इसमें किया गया था। 1822 में इसे शुरू किया गया था, 1833 में इसे संशोधित किया गया था, संशोधित, ठीक है। अब इसके प्रस्तावक कौन थे, प्रस्तावक थे इसके होल्ट, मैकेंजी, और बाद में कौन आए थे, विलियम बेंटिक। तो इन सबके नाम याद रखने हैं। इसकी विशेषता क्या थी, अगर विशेषता की बात करें तो भूमि को महाल नामक इकाइयों में विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। जितने भी महाल थे, मतलब भूमि थी, भूमि का एक विभाजन कर दिया गया और उसे क्या किया गया, महाल कहा गया, ठीक है। और इसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल कर दिए गए थे। और जो राजस्व था वो सामूहिक रूप से अब लेना शुरू कर दिया। आप केवल एक किसान पर ही नहीं निर्भर हो गए, आप कह दिया कि पूरा महाल है, महाल में जितने भी लोग हैं उस महाल के लोग इकट्ठा अपना भू राजस्व करेंगे और हमें देंगे, ठीक है। अगर कोई नहीं देगा तो उस जगह पर क्या होगा, पूरे महाल की ये व्यवस्था को फेल माना जाएगा, कहा जाएगा पूरे महाल ने ही नहीं दिया है हमें भू राजस्व, ठीक है। अब यहां पर एक शब्द और आया था, लंबरदार। अभी कहते हैं ना लंबरदार, जो आपने नाम सुना होगा अगर आपने गांव में देखा होगा, ठीक है। तो लंबरदार कौन थे, ये गांव के प्रमुख थे, गांव के प्रमुख। अब किसके कार्य में आया था, ठीक है, कार्यकाल और देखते हैं। ये आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के, लॉर्ड विलियम बेंटिक।
और इनका कार्यकाल था 1828 से 1835। समझ में आया? महालवाड़ी व्यवस्था पूरी समझ में आ गई। अब तीसरी और एक व्यवस्था है, उसके बारे में देखते हैं हम। तीसरी व्यवस्था क्या है? जमींदारी प्रणाली। इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत इसकी की थी 1793 में, ठीक है। और इसमें एक एक्ट लाया गया था। कौन सा लाया गया था? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। उसके द्वारा इसे लागू किया गया था। इसके प्रस्तावक कौन थे? प्रस्तावक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी विशेषताएं क्या थी? आप विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में अगर बात करें तो जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया था। यहां पर जमींदार व्यवस्था थी पहले, ठीक है, जो 1800 में लागू गई थी, वहां जमींदार को नहीं माना गया था, लेकिन 1793 में जमींदार प्रणाली करी गई थी और इसमें माना गया था कि जमींदार ही भूमि के असली मालिक हैं और उन्हें किसानों से भू राजस्व एकत्र करने की बात करी गई। जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आपको क्या करना है? किसानों से भू राजस्व एकत्र करना है और एक निश्चित राशि को भुगतान करना है व्यक्ति को, ठीक है। ये आपकी प्रणाली पूरी है। आपके अगर सिलेबस की बात करें टीजीटी एसएसटी की तो उसमें यह पूरा पढ़ाया जाएगा। अब समझ में आ गया। अब अगर इसका कार्यकाल देखें तो ये कार्यकाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, प्रस्तावक भी थे और वे इनका था 1786 से लेके 1793, ठीक है, 1793 इनका कार्यकाल था और इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब समझ में आया? तीनों ही व्यवस्थाएं समझ में आ गई। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक और पॉइंट है कि कहां इसे लागू किया गया था, इसके क्षेत्र क्या थे। जैसे अगर जमींदारी व्यवस्था की बात करें तो ये कहां था? ये बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तरी मद्रास में, इस जगह पर लागू किया गया था। अगर महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये उत्तरी क्षेत्रों में, जैसे गंगा की घाटी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तरी पश्चिमी प्रांत है, ठीक है, मध्य भारत है, पंजाब है, इस जगह पर क्या महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं थी। आप समझ में आया? तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे उस समय पर जब ये आएगा आपका। ओके, तो इससे आपका आंसर तो मिल ही गया। आंसर क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जो दिसंबर 2023 में एक सरकारी प्रस्तावक द्वारा अधिसूचित महाराष्ट्र के डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए नई सब्सिडी राशि क्या है? अब ये बिल्कुल फैक्चुअल है और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो मत करिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन करने ही नहीं है, लेकिन फिर भी आंसर मैं बता देता हूं। आंसर इसका 10 लाख है। आपको कितने आप याद कर लेंगे? दिसंबर 2023 का पूछ रहा है ना, आप कैसे कितने याद कर लेंगे? कितनी सब्सिडी दी जाती है कितने लोगों को? तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप मतलब मुझे ही नहीं पसंद है, आप छोड़िए इसे, ठीक है। अगर 16वें क्वेश्चन की बात करें तो पादप की पत्तियों में रंध्र का प्राथमिक कार्य क्या है? क्या प्रकाश संश्लेषण है, पोषण तत्व परिवहन है, गैसीय विनिमय है या जल अवशोषण है? अब पत्तियां करती क्या क्या है ये आपको अगर पता हो तो जो रंध्र होते हैं वो रंध्र क्या करते हैं? पहले तो रंध्र के बारे में ही पता होनी चाहिए आपको। रंध्र क्या होते हैं? ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तियों की सतह पर होते हैं, ठीक है। ये पौधों के लिए क्या क्या काम करते हैं? पहला काम की अगर बात करें तो पहला काम गैसीय विनिमय है, ठीक है, गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय। और दूसरा काम है जल वाष्पन, जल वाष्पन। अब कैसे काम होता है? जो गैसीय विनिमय होता है तो रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। और यह प्रक्रिया किसमें काम करती है? यह आपके प्रकाश संश्लेषण में काम करती है। अब प्रकाश संश्लेषण क्यों काम नहीं है रंध्रों का? इस वजह से क्योंकि प्राथमिक कार्य की बात कर रहा है। रंध्र का प्राथमिक कार्य है गैसीय विनिमय, लेकिन प्रकाश संश्लेषण गैसीय विनिमय से होता है। तो अब आपको समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण इसका आंसर क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पोषक तत्वों का परिवहन नहीं होना चाहिए, गैसीय विनिमय इसका आंसर है, जल अवशोषण नहीं होना चाहिए। अब जल वाष्पन में क्या होता है कि रंध्रों के माध्यम से जल क्या होता है, जो जल ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा, पौधों की जड़ों के द्वारा जो जल ग्रहण किया जाता है वो उस जल का पत्तियों के द्वारा निकाला जाता है और जल को वाष्पित कर दिया जाता है, वो आपके अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है।
तो इससे आपका आंसर क्या मिल गया, गैसीय विनिमय है रंध्रों का प्राथमिक कार्य। और उसके साथ साथ अगर रंध्रों के कार्य पूछ लिए जाए तो दो कार्य हैं, एक तो गैसीय विनिमय है और दूसरा है जल वाष्पन। इससे आपका तीसरा आंसर गैसीय विनिमय सही हो जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइपोनेट्रीमिया में कौन सा खनिज रक्त में बहुत कम स्तर पर होता है। अब इसकी बात की जा रही है, ये खनिज दिए हैं लोडाइन, पोटेशियम, सोडियम या जिंक। तो अगर इन सब की बात करें, पहले तो इस बीमारी की बात करें, जो हाइपोनेट्रिया बीमारी है, मतलब हाइपोनेट्रिया है, उसमें सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। तो यहां अगर हम लिख दें हाइपोनेट्रेमिया, ठीक है, सोडियम की वजह से हो रही है। तो फिर और कारणों से वजह से क्या क्या होता है, अगर और कारणों से देखें तो इसमें सारी बीमारियां आप याद कर लीजिए, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म। अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में होती है हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। अगर जिंक की बात करें तो जिंक से क्या होता है, जिंक की कमी हो जाती है और इससे घाव भरने की जो डीएनए की जो संश्लेषण शक्ति होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो इससे कोई भी, इसमें नाम नहीं है जिंक का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अगर जैसे याद हो तो आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इसमें, ठीक है। जब लोडाइन की कमी होती है तो हाइपोथायराइडिज्म होता है, पोटेशियम की कमी होती है तो हाइपोकैलेमिया होता है, सोडियम की कमी होती है तो हाइपोनेट्रेमिया होता है। अब आप समझ गए इन सबके आंसर। अगर बीमारी की बात करें, जो हाइपोनेट्रेमिया बीमारी है उसके लक्षण क्या होते हैं, वही कमजोरी, सरदर्द, मितली आना, उल्टी आना, भ्रम पैदा होना, दौरे, गंभीर मामलों में इस तरह की चीजें होती हैं। और कारण कैसे होती हैं, अगर अत्यधिक जल का सेवन कर लिया आपने, ठीक है, कुछ दवाएं होती हैं, उन दवाओं का भी रिएक्शन इसमें होता है। अगर हार्मोनल असंतुलन है आपका, ठीक है, हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है उसके कारण भी हाइपोनेट्रेमिया हमें देखने को मिलती है। और किडनी या हार्ट होता है उसकी समस्याओं के कारण भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप सोडियम का सेवन बढ़ा देंगे या फिर जल पीने का जो आप नियंत्रण कर लेंगे और चिकित्सीय उपचार लेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे बीमारी से आपको राहत मिल जाएगी। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान भी रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जल ज्यादा से ज्यादा पियो, इससे भी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इतना समझ गए, अगर इससे आंसर आपका सोडियम मिल गया। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, 18वां क्वेश्चन, तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मतलब कैट की स्थापना किस वर्ष में की गई। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर हम बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से देखेंगे। 1985 है इसका आंसर, 1983, 87, 89 ये आप आंसर पढ़ा ही मत करिए, ठीक है, 1985 डायरेक्ट पढ़िए क्योंकि फिर बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। बात करते हैं अगर जो कैट की, तो कैट में क्या है, कैट की स्थापना तो 1985 में हो गई थी। अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवा के संबंधित अगर कोई विवाद आ जाते हैं तो इन विवादों का निपटारा कहां होगा, किनके बारे में बात की जा रही है, केंद्रीय सरकारियों के बारे में बात की जा रही है, केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी। तो आप भी केंद्रीय कर्मचारी बनने जा रहे हैं तो आप याद रखना, तो उनका निपटारा अगर कोई विवाद होता है तो विवादों का निपटारा कौन करता है, वो कैट ही करती है। और इनके क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, इनके पास केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के, जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी जितने भी कंडक्ट कराती है वो किसमें आएंगे, वो इसी में ही आएंगे, कैट में ही आएंगे। तो इन सभी के कर्मचारियों की सुनवाई कौन करेगा, वो कैट ही करेगी। इसका संचालन कौन करता है, अगर संचालन की बात करें तो इसमें अध्यक्ष होगा प्लस अन्य न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य, अन्य न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी इसके सदस्य होंगे। अगर इसका प्रावधान देखें संविधान में, तो संविधान में कहां पर दिया हुआ है, अगर आप आर्टिकल देखेंगे 323A अगर आप देखें तो यहां पर आपके न्यायाधिकरणों के गठन की बात की गई है, ठीक है। अब एक एक्ट देखते हैं, इसमें एक एक्ट आया था, वो कौन सा आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी आपको याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल TRIBUNALS एक्ट, ये कब आया था, 1985 में। तो इसके अंडर ही
कैट की स्थापना की गई थी। अब समझ में आ गया पूरा, कैट के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, तो कैट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए थी, जिस वजह से मैंने ये दे दी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और आगे भी क्वेश्चन को आने की संभावना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से याद रखना, और जितना मैंने बताया है ये आपका ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से भी बन सकता है। बात करते हैं 19वां क्वेश्चन, संविधान को अंगीकृत करने के अतिरिक्त निम्नलिखित में से 26 जनवरी को ऐतिहासिक महत्व क्या है। अब देखिए यही होता है, हमने देखा था कि 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? लागू 26 जनवरी को किया गया था। तो क्यों किया गया था, क्या उसके कारण हो सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी क्या 26 जनवरी को, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई थी, या पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। इन चारों में से ही अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन है, वो है आपका पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की स्थापना घोषणा जो की गई थी वो की गई थी आपकी 26 जनवरी में। अगर बात करें 26 जनवरी 1930 की, 26 जनवरी 1930 की, तो 26 जनवरी 1930 में एक हुआ था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 26 जनवरी 1930 में। और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? इस समय जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, ये लाहौर अधिवेशन शुरू हुआ था 1929 में। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेएल नेहरू, ठीक है, इसकी अध्यक्षता जेएल नेहरू ने की थी। और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने बोला, मतलब 1929 में जो बैठक हुई थी उसमें बोला था कि 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता के लिए पूर्ण स्वराज की हम मांग करेंगे, भारत को स्वतंत्र करना चाहिए। और अब हम केवल ये नहीं मांगेंगे कि हमें अपने देश में क्या चाहिए? प्रतिनिधित्व चाहिए, अब हमें पूरा का पूरा स्वराज चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। समझ में आ गया? तो इस वजह से इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अपने इतिहास में। इसीलिए क्या कहा गया? 26 जनवरी, जब 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, फिर भी हमने कहा कि 26 जनवरी को ही हम अपने संविधान को लागू करेंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और ये क्यों मनाया गया था? क्योंकि पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अगर हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें तो बात करते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप उत्पादन का उपयोग गद्दे, जो आपका मैट्रेस होता है ना, मैट्रेस, सौंदर्य अनुप्रयोग पैड और कुशनिंग के निर्माण के लिए किया जाता है? तो ये आपने देखे होंगे, जो जैसे गद्दे बनाए जाते हैं, आपके मैट्रेस बनाए जाते हैं, या फिर जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं आपके फेस पे लगाने वाला, लड़कियां समझती होंगी एक तरह, इस तरह का एक होता है बिंदु के आकार का, ठीक है, तो वो भी जो होता है, तो ये इसका निर्माण किससे किया जाता है? क्या मोम से किया जाता है, गोंद से किया जाता है, राल से किया जाता है, या लेटेक्स से किया जाता है? तो इसका आंसर है लेटेक्स। लेटेक्स से ही वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, आपके मैट्रेस जो है आपकी वो लेटेक्स से ही बनाई जाती है। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ है, ठीक है, लेटेक्स प्राकृतिक रबड़ है। अब आपने देखा होगा जो रबड़ के पेड़ होते हैं, उन पेड़ को थोड़ा सा इस तरह से काट देते हैं और एक यहाँ टोकरी लगा देते हैं जिसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलता रहता है, तो वो जम जाता है ना, उसी से ही लेटेक्स बनता है। और लेटेक्स से ही आपके क्या जो गद्दे हैं, जो पैड बन रहे हैं, जो आपके सौंदर्य वाले, ठीक है, और कुशनिंग वाली जो चीजें हैं, वो सब किससे बन रही है? वो लेटेक्स से ही बन रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया 20वें क्वेश्चन का? लेटेक्स है, जो आपको याद रखना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो ये वाला पेपर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं अगली वीडियो में, जो कल आएगी वीडियो, उसमें मैं अगला नया पेपर लेकर आऊंगा। तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली 8 PM आपका सीरीज ये चल रही है, 8 PM पे आपको आ जाना है और आपको क्लास देखनी है। डेली 20 मिनट की होती है, 15 से 20 मिनट की ये वीडियो है, तो वो डेली ही आपको कवर करनी है। अगर आपका रह गया ना, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो छोड़ना नहीं है, साथ ही लेके चलते रहिए। फिर बाद में आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा वीडियो हो गई है, कैसे कवर करें? कवर तो करना पड़ेगा। अगर आपको नंबर लेकर आना है तो कवर करिए। फिर आप बाद में कहेंगे अरे सर मेरा 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया, मेरा नेगेटिव मार्किंग में रह गया। ये चीजें, ये बहाने ना दो तो ज्यादा बेटर है। वीडियो देखो, फ्री में वीडियो मिल रही है, इससे बेहतरीन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना बेल आइकन दबा लीजिए। 8 बजे की वीडियो आपको नहीं छोड़नी है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।